अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज 30 जुलाई 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले को अब 18 दिन गुजर चुके हैं और इन 18 दिनों के अंदर हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस की जानिब से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की गई बल्कि हर मुमकिन कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत के लिए डाली गई दरख्वास्त थी उसको इंटरटेन करेगा या फिर अपनी तफसीली फैसले से या तफसीली वजूहात से ही जवाब देगा, और इसके साथ ही हुकूमत के पास कौन से कार्ड्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट के पास कौन से कार्ड्स हैं जिनको वो आज के दिन में प्ले करने जा रहे हैं और जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये अब एक तरह के हतमी या फाइनल पत्ते हो सकते हैं जो खेले जाएंगे और उसके बाद चॉइस सिर्फ ये रह जाएगी कि या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए या फिर तौहीन अदालत या जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं वो फेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार हो जाए। आज के दिन में जहां अहम तरीन एक कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और ये इजलास 12 जुलाई के फैसले के बाद आज पहली मरतबा हो रहा है और इस इजलास के अंदर जाहिर है कि उस एक फैसले की बाज़गश्त हमें सुनाई भी देगी और कुछ ऐसे बिल हैं एजेंडे के ऊपर जिनमें के आइनी तरामीम के हवाले से भी बात है। आइनी तरामीम को कैसे मुमकिन बनाएगी हुकूमत, क्या मखसूस नशिस्तें मिलने ना मिलने की सूरत में या किसी भी तरह इस वक्त भी हुकूमत एक आइनी तरमीम ला के उसको कामयाब कराने में कामयाब करा सकती है या नहीं करा सकती, इससे मुतालिक भी बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 15 दिन और फिर 7 दिन का टाइमलाइन दी और उसमें ये कहा कि सारे वर्किंग डेज के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 कैंडिडेट्स हैं उनको पहले इलेक्शन कमीशन पीटीआई का डिक्लेयर करे, उसके बाद जो बाकी 41 कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी पार्टी एफिलिएशन शो करे। पीटीआई का नाम मेंशन नहीं था किसी के साथ भी, और फिर उस पार्टी एफिलिएशन की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें पीटीआई के कैंडिडेट्स को और जो भी सियासी जमात है उसको अलॉट कर दे। अब यहाँ पर पीटीआई के बारे में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कि पीटीआई जमात थी और जमात है, लेकिन यहाँ से ही मसला शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको कि डिसमेंटल करने डिसफ्रेंचाइज करने के तरीक़ेकार पे पिछले 1-1.5 साल में बड़ी मेहनत हुई थी। 9 और 10 मई के वाक़यात से पहले से ये काम शुरू हो गया था, फिर रियासत मुखालिफ बयानिया लाया गया, फिर मुख्तलिफ केसेस लाए गए, पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बतौर जमात उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उस जमात को एक मरतबा फिर जिंदा कर दिया। उस जमात के जिंदा हो जाने पर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ उठी वो हुकूमती बेंचेस पे थी। मुस्लिम लीग नून बिलखसूस हमें बहुत ज़्यादा ही गुस्से का शिकार नज़र आई और उन्होंने अपने गुस्से का बरमला इजहार भी किया जजेस को के साथ, और दीगर जो भी उनकी मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं उनके साथ आहनी हाथों से निमटने की बातें भी हुई। लेकिन अब आखिरी ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास या हुकूमत के पास यही रह गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या तो अमल कर लें या फिर कोई और तरीक़ेकार निकाल लें। इस दौरान जैसे ही फैसला आया 4 दिन बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर की, फिर एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दायर की। अब उनकी नज़रसानी दरख्वास्तों को भी सुप्रीम कोर्ट में पड़े 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया जजेस कमेटी ने कि वो किसी भी सूरत जो अभी छुट्टियों के दौरान और जजेस की अदम मौजूदगी में इस केस को नहीं सुन सकते हैं। और फिर ये भी बात हुई कि जब तक तफसीली वजूहात नहीं आती नज़रसानी दरख्वास्तों को नहीं सुना जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि शायद इलेक्शन कमीशन की जो वजाहती दरख्वास्त आई है उसको इंटरटेन करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस की तवज्जो भी इसी तरफ है कि वो पहले तफसीली वजूहात जारी कर दें जिससे फैसले के बारे में उठने वाले सारे इबामात दूर हो जाए, उसके बाद वजाहत की तरफ जाया जाए। लेकिन अगर वजाहत के बारे में भी हम बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर वजाहत मांगी है तो वो वजाहत फैसले से मुतालिक नहीं है, बल्कि वो वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में है जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस से आके ये पूछना कि पीटीआई का तो जो इंटरनल पूरे का पूरा तरीक़ेकार है, ये ढांचा है, वही हमारे पास क्लियर नहीं है, तो हम उनके कैंडिडेट्स को कैसे डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वन लाइनर देना है कि जैसे आपने उन 39 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया है वैसे आप 41 को भी कर दीजिए, उनको भी तो कहीं ना कहीं से कंफर्म किया, वही हालात थे तब भी, वही हालात हैं अब भी जो इलेक्शन से पहले थे और अब इलेक्शन के बाद भी। पीटीआई तो बतौर जमात नहीं है, इमरान खान तो नहीं है, अब उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ही हैं, वही थे तब भी। तो आपने उन 39 कैंडिडेट्स को जैसे डिक्लेयर किया वैसे ही 41 को कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर पूरी कुवत लगाई जा रही है एक तरफ कि किसी तरह पीटीआई के कैंडिडेट्स को बिला फुसला के या ब्लैकमेल करके राजी किया जाए कि वो हुकूमत के साथ हो जाए या वो पीटीआई के साथ किसी भी तरह से हाथ कर दें और वो करे जो माजी में हमने देखा होता आया इस मुल्क के अंदर जब हुकूमतें बन जाया करती हैं। इस दफ़ा तो इंतखाबात के बाद अभी तक यही लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है कि ये हुकूमत है किसकी।
हुकूमत के आगे बैठे जो सारे वुज़रा हैं, मर्ज़ी उनकी नहीं चलती, वज़ीर-ए-आज़म की कोई मर्ज़ी नहीं चलती। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही ये बहुत तासुर भी नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरी शनीद के साथ ये बात कही जाती है कि वही हुकूमत में बैठे हैं, सारे अहम वज़ारतें उनके पास है। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के बावजूद अभी तक यही बहस नहीं सिमटी कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, और इसी दौरान हुकूमत बहुत सी कानून साजियाँ ला रही है। आज की एक अहम खबर ये है कि आज जो 12 जुलाई के फैसले के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास होने जा रहा है, उसमें मुतअद्दिद आईनी तरमीम के बिल पेश किए जाएंगे। आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत दरकार है, और हम बार बार ये बहस करते हैं कि वो 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास से चली गई सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट के फैसले के हवाले से। लेकिन यहाँ एक चीज़ को हम सब इग्नोर कर जाते हैं, और वो ये कि आर्टिकल 63A का जो रिव्यू अभी तक नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वो अपनी जगह उसका जजमेंट और उस कानून की तशरीह मौजूद है, तो उस तशरीह की सूरत में, उसको एक्सेप्ट कर लेने की सूरत में, इस वक्त अगर कोई भी शख्स दूसरी जमात के हक में वोट करता है तो वो डिफेक्टिव कंसिडर होगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी टर्न डाउन करना है। उसको टर्न डाउन करने की सूरत में ये हो सकता है कि बेशक मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी ना हो, लेकिन जब वो कोई तरमीम लेकर आए तो तरमीम लेके आने की सूरत में कोई जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, आज़ाद हैसियत में हैं, छोटी पार्टियों के हैं या पीटीआई के हैं, वो अगर उनके साथ मिल जाए तो 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती है। आपको सिर्फ नंबर्स पूरे करने हैं किसी भी आईनी तरमीम पे वोटिंग के लिए, तो वो सब कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब आईनी तरमीम लाई जा रही हैं, आइन के अहम आर्टिकल्स में ज़्यादातर अदलिया से रिलेटेड हैं, या इलेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में सुनाए गए फैसले से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 जिनके तहत मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, उनके अंदर तरमीम, फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की बात हो रही है। उसके अलावा आज जो तरमीम पेश होने जा रही हैं वो आइन के आर्टिकल 184(3) से मुतालिक भी हैं। आपको मालूम है आइन के आर्टिकल 184(3) के अंदर ही तरमीम जो सादा कानून साजी से करके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून लाया गया था, तो वो भी एक और कानून साजी लाई जा रही है। अब जब तक बिल पेश नहीं होता, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये बिल में रद्दोबदल क्या होने जा रहा है। जब वो पेश होगा तो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन तमाम तर कवानीन को रद्दोबदल इनके अंदर करके भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नलीफाई किया जा सकता है। अगर आपको मालूम हो तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि अगर वो किसी कानून को बदल दें तो सुप्रीम कोर्ट की गई जो तशरीह है वो गैर मौसर हो जाती है। तो ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अब अदालतों से जुड़ी या अदालती इख्तियारात से जुड़े मामलात में तरमीम लाने से साफ ये वाज़ेह हो रहा है कि शायद ये वो आखिरी पत्ता खेला जा रहा है कि किसी तरह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए जाने का रास्ता बंद किया जाए। जो भी आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाहती है, जो भी कानूनी इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है, उनका रास्ता खोला जाए, और ये तभी मुमकिन है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी भी तरीके से नलीफाई करने की कोशिश की जाए। और ये वो आज कार्ड है जो हुकूमत या हुकूमत से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट प्ले करने जा रही है। जिन जिन अफराद ने आज बिल्स पेश करने हैं उनमें नूर आलम खान का नाम आ रहा है। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दो जो रहनुमा हैं, काफ़ी हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं, उनके हवाले से भी प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किए जाने हैं। ये आईनी तरमीम से मुतालिक है, आइन के मुतअद्दिद आर्टिकल से मुतालिक हैं। तौहीन अदालत का जो कानून है उसमें भी रद्दोबदल की बात की जा रही है। तो हर वो चीज़ फेवरेबल की जा रही है जो मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट को सूट करे, और किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसफ्रेंचाइज मजीद किया जा सके, क्योंकि इस हुकूमत के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि पीटीआई का नामो निशान जैसे पिछले 1.5 साल से साइड पे किया गया या ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसको एक तरह से ख़त्म ही रखा जाए। वो किसी और जमात की सूरत में यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में तो मौजूदा हुकूमत को काबिल कबूल है, लेकिन पीटीआई के तौर पर नहीं है। और यही वो वाहिद डर या खौफ है मौजूदा हुकूमत का, जिसने शायद पिछले 1.5 साल में उनको इतना आउट परफॉर्म करने भी नहीं दिया, बल्कि वो उन्हीं के पीछे लगे हैं। तो अब देखना है कि क्या ये आखिरी जो तरफ का पत्ता है, ये खेलने के बाद भी जो मतलूबा नताइज हैं वो मिल पाएंगे, या फिर आखिरी ऑप्शन यही बचेगा। अगर ये भी आज कार्ड फेल हो जाता है तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा, और तफसीली वजूहात जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि अगस्त के पहले 2-3 हफ्तों में या अगस्त में आ ही जाएंगी, तो फिर उनके आने की सूरत में जो इबहामात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठने वाले सवालात और एतराज़ात हैं, वो भी दूर हो जाएंगे, और उसके बाद फैसले पर अमल दरामद करके पीटीआई के जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको देने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशंस कर रहा है, तो आज देखना है कि पार्लियामेंट की इस मूव के बाद इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट क्या होगा और अदालत कैसे रिएक्ट करेगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।